हम फिजिक्स की हरेराम पटेल की बुक सॉल्व कर रहे थे जिसका आज का टॉपिक है ध्वनि एवं तरंग। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में जमाना है, यानी कि छोटे से बड़ा जमाना है। तो ध्वनि की जो चाल होती है वो हमेशा ठोस से गैस की तरफ होती है। सबसे ज़्यादा ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो ऑप्शन देखते हैं कि जल, इस्पात और नाइट्रोजन। तो आरोही क्रम में आएगा पहले नाइट्रोजन, फिर जल और उसके बाद इस्पात। तो राइट आंसर हो जाएगा B312। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो राइट आंसर जाएगा ठोस में। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में के अंतर के कारण होता है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सितार और बांसुरी को एक ही स्वर में बजाया जाए तो उसमें अंतर कैसे पता चलेगा। ऑप्शन है तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता। ऑप्शन बी तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता, केवल प्रबलता। तो तारत्व के कारण हम किसी की मोटाई और मोटा है कि पतला है आवाज़ वो पता करते हैं। प्रबलता यानी कि लाउडनेस, कितना ज़ोर से वो बोल रहा है। और ध्वनि गुणता यानी कि उसकी क्वालिटी पता चलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि गुणता, जिसके कारण हम सितार और बांसुरी में फ़र्क या उसका अंतर पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस में चल सकती है, केवल गैस में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। और ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि निर्वात में बिल्कुल नहीं चल सकती। अगला क्वेश्चन है कि म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को, ऑप्शन है ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक कॉन्सर्ट में जो अगर म्यूज़िक बजेगा तो उसकी दीवारों से परावर्तित होकर आवाज़ें हमें दोबारा सुनाई देंगी, जिससे जो ओरिजिनल आवाज़ है और परावर्तित होकर जो आवाज़ आएगी वो मिक्स होने के कारण हमें ठीक से सुनाई नहीं देगा, जिसके कारण उसकी दीवारों या पर्दे को अवशोषण वाला बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो ऑप्शन है 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में या निर्वात में। तो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। ऑप्शन है हवा में प्रदूषण, आँख के रोग, ओजोन लेयर में बाधा या इनमें से कोई नहीं। तो पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ओजोन लेयर में बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पर नहीं जा सकती है। ऑप्शन है पानी में, निर्वात में, लोहा या वायु। तो ध्वनि जो है वो है यांत्रिक तरंगे, यानी कि उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके कारण ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है ठोस तथा द्रव में, ठोस तथा गैस में, गैस तथा द्रव में, ठोस, द्रव, गैस सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस तथा द्रव में। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है ठोस तथा द्रव में। एक कंपित कण का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है तो आवृत्ति होगी ए 0.01 प्रति सेकेंड, 100 कंपन प्रति सेकेंड, 50 कंपन प्रति सेकेंड या 1 कंपन प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 कंपन प्रति सेकेंड। और ये बात याद रखना है कि आवर्तकाल और आवृत्ति का अगर गुणा करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो जिसके कारण राइट आंसर हो जाएगा 100 कंपन प्रति सेकेंड। निम्नलिखित आवृत्ति वाली
तरंगों में कौन सी तरंगे मनुष्य को नहीं सुनाई देगी? तो जो मनुष्य की श्रव्य तरंगे जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो ये देखते हैं 15 हर्ट्ज जो कि सबसे कम है, जिसे हम 20 हर्ट्ज से कम है जिसकी वजह से हम उसे सुन नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 हर्ट्ज जो मनुष्य नहीं सुन सकता। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि आवर्तकाल और आवृत्ति के गुणनफल हमेशा एक होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एक। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि, जो कि एक यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ की अपेक्षा स्टील में ध्वनि संचरण शीघ्रता से होता है, क्योंकि ऑप्शन है स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़ स्टील से अधिक प्रत्यास्थ है, रबड़ ठोस वस्तु नहीं है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टील। स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है, स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि ठोस है, एक साथ साथ में जुड़ी हुई है, जिसके कारण जो स्टील में ध्वनि की संचारण ज़्यादा होती है कंपेयर टू रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर इनमें से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो स्प्रिंग को खींचने से उसमें अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है। स्प्रिंग को खींचकर छोड़ने पर उसमें अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 17 क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन ऑप्शन है तरंग की दिशा में होता है, तरंग की दिशा के लंबवत होता है, कणों का विस्थापन होता है, कणों में कोई कंपन नहीं होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम में कणों का कंपन हमेशा तरंग की दिशा के लंबवत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तरंग की दिशा के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो टेलीविजन प्रसारण के लिए ऑप्शन है आयाम आरोपण, स्पंद संकेत आरोपण, आवृत्ति आरोपण या समय विस्तार गुणन। तो टेलीविज़न प्रसारण के लिए ये हमेशा याद रखना है कि टेलीविज़न प्रसारण के लिए आवृत्ति आरोपण की तकनीक प्रयुक्त होती है, आवृत्ति आरोपण की तकनीक प्रयोग होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के मध्य दूरी होती है। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंगे जो कि इस तरह से चल रही है, तो उसके दो क्रमागत तरंगों की जो बीच की दूरी होती है इसी को ही लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जिसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तरंग दैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कैसा होगा? तो तरंग संचरण की दिशा से 45 डिग्री का कोण होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ये अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। ऑप्शन सी तरंग संचरण की दिशा में होता है, ऑप्शन डी कणों में कंपन की गति नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तरंग संचरण की दिशा में होता है अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम के कण का कंपन। निम्न में से किसकी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश या रेडियो तरंगे। तो तरंग की लंबाई यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है रेडियो तरंगों का, रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? यानी कि टीवी का जो रिमोट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रेडियो तरंगे। टीवी का जो रिमोट का नियंत्रण करता है वो रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है। एक तरंग की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड से तथा तरंग दैर्घ्य 3 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति होगी। देखिए जो तरंग की चाल बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुणित आवृत्ति।
तो तरंग दैर्घ्य का मान है 3, चाल बराबर है 330। तो 3 को 330 से भाग देंगे तो आ जाएगा 110, यानी कि आवृत्ति कितनी हो गई 110 प्रति सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 110। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हमने पहले भी पढ़ा है। तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो ध्वनि के लिए ऑप्शन है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेज़र बीम या बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो कॉम्पैक्ट डिस्क या ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेज़र बीम प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ए है तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। तो ध्वनि का वेग दाब पर कभी भी निर्भर नहीं करता। ये भी आंसर सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो ये गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर यानी कि जो नमी आती है उसके बढ़ने के कारण वायु का ध्वनि का जो वेग है वो हमेशा बढ़ता है। इसी कारण जो है बरसात के मौसम में ध्वनि ज़्यादा सुनाई देती है एज़ कम्पेयर टू गर्मी के मौसम में। नेक्स्ट है कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता। ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया सी, जो कि गलत है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। तो दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है आयन मंडल में। तो आयन मंडल में दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। कौन सी तरंगे शून्य निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? तो ऑप्शन है प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हमने पढ़ा है कि जो ध्वनि है वो एक यांत्रिक तरंग है जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वह निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो ये है ऑप्शन आयाम मांडुलन, आवृत्ति मांडुलन, स्पंद कूट, नाड़ी संकेत मांडुलन या काल विभाग बहुसंकेतन। राइट आंसर होगा आवृत्ति मांडुलन, जिसका प्रयोग दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रेषण करने के लिए किया जाता है। आवृत्ति मांडुलन। सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंग का, श्रव्य ध्वनि तरंग का, पराश्रव्य तरंग का, अवश्रव्य तरंगों का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पराश्रव्य तरंगों का। ये गलत लिया है, इसको नहीं देखना है। तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनार में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम है एम्पलीफायर, आलापक, माइक्रोफोन या प्रेषित। तो ध्वनि तरंगों को ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। राइट आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोफोन। हर्ट्ज मात्रक है वेग का, आवृत्ति का, तरंग लंबाई का या गति का? तो हर्ट्ज जो मात्रक है वो है आवृत्ति का। प्रतिध्वनि का कारण होता है, यानी कि जो हमें ध्वनि बार बार सुनाई देती है उसका कारण होता है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण, ध्वनि तरंग का विवर्तन, ध्वनि तरंगों का परावर्तन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी, परावर्तन, जिसके कारण ध्वनि की तरंगें हमें दोबारा सुनाई देती हैं। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर वह ऑप्शन
मुड़ जाती है, सीधी जाती है, रुक जाती है या लौट जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें कमरे के बाहर भी आवाज़ सुनाई देती है। तो ध्वनि तरंग अपने मार्ग से मुड़ जाती है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंग दैर्घ्य पर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का जो वेग है वो निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, अवध्वनिक, अवश्रव्य या पराश्रव्य? चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य होती है, जिसके कारण वह सामने आने वाली वस्तुओं को ठीक तरीके से महसूस कर पाता है। तो इसकी ध्वनि है पराश्रव्य ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती? तो मानव कर्ण द्वारा सुनी जाती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच तक की ध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 5,000 हर्ट्ज या 50,000 हर्ट्ज। तो 50,000 हर्ट्ज इस क्राइटेरिया से बाहर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल ए है 920 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा, 680 मील प्रति घंटा या डी इनमें से कोई नहीं। हम अक्सर वायु की चाल वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड याद करके चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है 760 मील प्रति घंटा। राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल। ध्वनि तरंगे लंबवत है, तिर्यक है, कभी तिर्यक कभी लंबवत, कभी लंबवत कभी तिर्यक। तो ध्वनि की चाल हमेशा लंबवत चलती है। ये याद रखने की ध्वनि की जो तरंगे होती है वो हमेशा लंबवत होती है। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती है, जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। राइट आंसर है डी, अनुदैर्घ्य तरंगे, जिनका कभी भी ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। तो अनुदैर्घ्य तरंग का कभी भी ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टील में। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है आवृत्ति, तीव्रता, वेग या आयाम। तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करेगा। आवृत्ति अधिक होगी तारत्व अधिक होगा, आवृत्ति कम होगी तारत्व कम होगा। और अगर तारत्व अधिक है, ये याद रखना है कि तारत्व अधिक है तो आवाज़ पतली होगी, जैसे कि महिला की आवाज़ हो गई या मच्छर का भिनभिनाना, ये तारत्व अधिक होने के कारण होता है। और तारत्व कम, पुरुष की आवाज़ या फिर शेर का दहाड़ना। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती है तब निम्नलिखित किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता? ए आवृत्ति, चाल, तरंग दैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तरंगे जब वायु से पानी की ओर गमन करती है तो आवृत्ति एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आवृत्ति याद रखना है कि आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? पराश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या प्रकाश तरंगे। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है पराश्रव्य तरंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, क्षेत्रफल कम हो, आयतन अधिक हो। तो देखिए, प्रतिध्वनि है कि दोबारा आवाज़ सुनाई देना। आपने नोटिस किया होगा, आप किसी रूम में, हॉल में जिसमें बहुत सारे सामान हैं तो वहाँ पर प्रतिध्वनियाँ नहीं सुनाई देती है। उसी हॉल को या रूम को खाली कर दिया जाए तो हमें गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण हमें प्रतिध्वनि ज़्यादा सुनाई देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला है कि जो ध्वनि तरंगों की पहचान और रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, तो बी, सोनार, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की पहचान कर सकते हैं समुद्र में
या पानी के नीचे तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था।